वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम नया पेपर लेकर आए हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि जीजीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम देखें बीए फाइनल, बीएससी फाइनल और बीएससी सेकेंड ईयर ऑनर्स मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर है। ठीक है, और बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं इन हरियाणा, नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री जो सेकेंड सेम में आएगा। तो आज हम नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर करेंगे डिविजिबिलिटी। नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे नंबर थ्योरी का, देन हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। जैसे कि नाम से सजेस्ट है नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी मतलब वो नंबर्स के साथ डील करेगी। जैसे कि आप कितने नंबर सिस्टम जानते हो, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए। ये सारे के सारे क्या है, नंबर सिस्टम्स हैं। और इन नंबर सिस्टम के साथ जो डील करता है वो जो पार्ट है दैट इज नंबर थ्योरी। जो हमारे सिलेबस में है उस नंबर थ्योरी के अंदर हम मेनली एक ही नंबर सिस्टम के साथ डील करेंगे, इंटीजर्स के साथ, और उसके सबसेट के साथ डील कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए दैट इज, और या फिर होल नंबर्स हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी के लिए क्या कहता है कि आप दो इंटीजर्स लो, तो a और b दो इंटीजर्स लिए। ठीक है, बिलोंग का मतलब है a और b z के दो एलिमेंट हैं। ठीक है, z जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के लिए क्या कहता है, आपको दो इंटीजर लेने पड़ेंगे। a और b हमने कोई दो इंटीजर्स ले लिए, उसमें से हमने a पर कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, जो a है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, b पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, b जीरो भी हो सकता है और b नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन a पर कंडीशन लग रही है कि a को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। अब हम कहेंगे a b को डिवाइड करेगा, मतलब a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड करेगा। कब डिवाइड करेगा, अगर बदले में इफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो मिलेगा, मतलब एक से ज्यादा बेशक हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक तो होगा ही होगा। क्या, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c, यानी c भी किसका एलिमेंट है, z का। किस तरीके से मिलेगा, सच दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ c हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, a और b दो इंटीजर्स हैं, जिसमें से एक कंडीशन लगा दी, a कैसा है, नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे a b को डिवाइड करेगा अगर आपको एक इंटीजर मिल जाए कि सच दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाए, a टाइम्स ऑफ c। अगर आप कोई भी c ढूंढ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब a b को डिवाइड नहीं करेगा। a डिवाइड्स b को, या कहें b इज डिविजिबल बाय a। जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं, जैसे एक 15 ले लिया है और एक 3 ले लिया है। ठीक है, क्या 3 15 को डिवाइड कर रहे हैं। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, 3 15 को डिवाइड करेगा इन केस ऑफ इंटीजर। अगर बदले में आपको क्या मिल जाए, एक इंटीजर मिल जाए, सच दैट 15 इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ दैट इंटीजर। और हम इंटीजर ढूंढ पा रहे हैं, कौन सा इंटीजर मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, सच दैट 3 टाइम ऑफ 5 किसके बराबर हो जाएगा, 15। इसका मतलब क्या हो गया, 3 डिवाइड्स 15, 3 डिवाइड्स 15। सही है। अब जैसे कि अब हमने ले लिया 14 और एक ले लिया 3। क्या 14 3 को डिवाइड करें इन केस ऑफ इंटीजर्स। अगर 14 3 को डिवाइड करेगा तो क्या करें कि एक इंटीजर मिलना चाहिए, सच दैट 14 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दैट इंटीजर के बराबर हो जाए।
लेकिन हमें पता है कि किसी भी इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करो कि वो आंसर 14 नहीं आ सकता है। यहाँ अगर आप 14 बाय में 3 लो तभी आपका क्या हो जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। लेकिन जो 14 बाय 3 है वो जेड का एलिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। यानी आपको कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिल रहा है सच दैट 14 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दैट इंटीजर हो जाए। तो इसका मतलब 3 डजंट डिवाइड 14, ठीक है। लेकिन आगे आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे कि ग्रुप थ्योरी में इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड रिंग्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब जो डिवीजन यहाँ जेड में पॉसिबल नहीं है वो डिवीजन हो सकता है कि रियल नंबर में पॉसिबल हो। जैसे कि अगर यहाँ पर कंडीशन लगा दी जाए इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर की बजाय देयर एग्जिस्ट एन रैशनल कर देते, अगर एक रैशनल मिलता डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में रैशनल हो जाता तो उस केस में क्या हो जाता, 14 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो आप ग्रुप थ्योरी में देखोगे कि इंटीजर्स के केस में तो 14 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन फील्ड एक ऐसा होगा जहां 14 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो डिविजिबिलिटी जस्ट इतना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए, जिसको डिवाइड कर रहे हो उस पर कोई कंडीशन नहीं है, आपको बदले में एक इंटीजर मिलना चाहिए सच दैट b इज इक्वल टू a टाइम ऑफ c। अब a को तो हम कहेंगे वो b का डिवाइजर है, a इज डिवाइजर ऑफ b, और b को हम कहेंगे दिस इज मल्टीपल ऑफ a, ठीक है। जो b है दिस इज मल्टीपल ऑफ a एज वेल एज मल्टीपल ऑफ c। a is divisor of b and c is also divisor of b, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की नोटेशन हम किस तरीके से लिखेंगे। तो नेक्स्ट इज नोटेशन पर आते हैं। अब कुछ बुक्स में देखोगे कि डिविजिबिलिटी की नोटेशन जो है ये भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकती है, या फिर ये सीधा बीच में डंडा कर दो। मतलब आपने ये देखी होगी, या इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों में ही कंफ्यूज हो तो आप सिंपल एक डंडा खींच सकते हो। आप डिफरेंट बुक में देखोगे डिफरेंट नोटेशन ऑप्ट की हुई है। मेरी नोटेशन ये वाली रहेगी। जैसे कि आप करते हो कि 15 बाय में 6, 15 बाय 6 को आप लिखते हो 15 बाय में 6, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है a डिवाइड b। इसका मतलब है जैसे कि 3 डिवाइड कर रहे हैं 15 को, यहाँ तो 15 किसका काम कर रहे हैं, दिस इज न्यूमरेटर, और 6 किसका काम कर रहे हैं, डेनोमिनेटर का। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर का काम कौन कर रहे हैं, 15, और डेनोमिनेटर का काम कौन कर रहे हैं, 3। मतलब यहाँ दोनों की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो गई है, ठीक है। मतलब इसलिए जो ये वाला सिंबल है इसके साथ क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम ये दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर आप ये भी यूज कर लोगे तब भी आपका कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कंडीशन यही है कि आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। जैसे कि हम बात करें क्या 4 13 को डिवाइड करेगा इन केस ऑफ इंटीजर, तो 4 13 को डिवाइड जब करेगा जब 13 को आप 4 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर लिख पाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 4 13 को डिवाइड नहीं करेगा। इस नोटेशन के बारे में बात करें तो, और इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 13 को डिवाइड नहीं करेगा। आप तीनों में से कोई भी नोटेशन ऑप्ट कर सकते हो। तो ये थी डेफिनेशन डिविजिबिलिटी की। बात करते हैं कि जीरो के कौन कौन से डिवाइजर पॉसिबल हैं। नेक्स्ट, अब जीरो में जीरो को जीरो के अलावा हर एक इंटीजर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब क्या कहता है कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर is a divisor of किसका होगा, जीरो का होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जिससे हम डिविजिबिलिटी में डेफिनेशन की बात करते हैं
तो ए को क्या कंडीशन लेते हैं, ए नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जो डिवाइजर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। सही है। अब 1 में क्या कर रहा है, हर एक इंटीजर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1 इज ए डिवाइजर ऑफ एवरी इंटीजर, डिवाइजर ऑफ एवरी इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक चीज सोचो कि किसी भी नंबर को ऑब्वियस कौन सा, मतलब नॉन जीरो नंबर की बात करते हैं पहले। किसी भी नॉन जीरो इंटीजर को ऑब्वियस है कि प्लस माइनस 1 भी उसे डिवाइड करेंगे और प्लस माइनस ऑफ दैट नंबर भी उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे कि 5 लेते हैं, 5 को श्योर है कि प्लस माइनस 1 भी उसको डिवाइड करने वाला है और प्लस माइनस 5 भी क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। यानी हर एक नॉन जीरो इंटीजर जो है वो एक तो प्लस माइनस 1 से भी डिविजिबल है, प्लस खुद के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से भी क्या है, वो डिविजिबल है। ठीक है, तो जो ये ऑब्वियस डिवाइजर होते हैं, ठीक है, जो प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 5 है, इन केस ऑफ बी बात करें, यानी प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस बी, जो ये ऑब्वियस डिवाइजर है, इन्हें हम कहेंगे दीज आर इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, अब बी को डिवाइड करने वाले जो इन चारों के अलावा जो डिवाइजर बचे हैं उन्हें क्या कह देंगे, प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर वो डिवाइजर हो गए जो कि इम्प्रॉपर नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया सपोज 12। अब 12 के इम्प्रॉपर कौन से होंगे, एक तो प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है, और कौन सा बच गया, प्लस माइनस 12। दीज आर इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर हो गए। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 1 भी ऑब्वियस है और प्लस माइनस 12 भी क्या ऑब्वियस है। इनके अलावा जो इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं, दीज आर इम्प्रॉपर। और कौन कौन से बच गए, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 6। दीज आर प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर। सही है। नेक्स्ट, अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स पता हो तो हम उसके टोटल डिवाइजर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 उसका डिवाइजर है, 12 डिवाइजर है, तो ऑब्वियस है उसके नेगेटिव उसका क्या है, डिवाइजर है, इन केस ऑफ इंटीजर्स की बात की जाए तो। यानी आप सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर निकालो या फिर सिर्फ नेगेटिव डिवाइजर निकाल लो, और इन केस ऑफ इंटीजर आपको टोटल डिवाइजर निकालने हैं तो उसका क्या ले लो, उसका 2 टाइम्स ले लो, तो वो क्या आ जाएंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। Next is even number and odd number. Next one is even number and odd number. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं even number in case of integer. तो even numbers वो integer हैं, even numbers are integer such that which are divisible by 2. मतलब कहते हैं कि उन इंटीजर, मतलब वो इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, अब ए इंटीजर है, प्लस ए की कंडीशन लगा दी, वो क्या है, इवन है, तो वो 2 से डिविजिबल है। अब आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ए बी को डिवाइड करेगा, यानी 2a को डिवाइड करेगा। कब, अगर एक इंटीजर मिल जाए c सच दैट b इज इक्वल टू, b की जगह कौन आ गया, a इज इक्वल टू ac, दैट इज 2 टाइम ऑफ c के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना इवन नंबर है, इवन नंबर की फॉर्म क्या होती है, 2k टाइप होती है, जहां पर k क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से। तो इवन नंबर्स दीज आर दोज इंटीजर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, और वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट 2 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू a। नेक्स्ट इज ओड नंबर्स। ठीक है,
अब ओड नंबर और इवन नंबर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इवन नहीं है वो श्योर है कि दीज आर ओड, और जो ओड नहीं है वो पक्का ही क्या मिलेंगे आपको, इवन मिलेंगे। अब ओड नंबर्स वो हैं जो कि इवन नहीं है। इवन नहीं है मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल कौन से नहीं हुए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड सो। सही है, ठीक है। अब बारी आती है जीरो पर। जीरो इज एन इवन और ओड। अब इवन के लिए कंडीशन इतनी थी कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और हमने देखा था कि जीरो को जीरो के अलावा हर एक इंटीजर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 भी क्या कर रहे हैं, जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, और जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो क्या बन जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी जीरो इज एन इवन नंबर। तो जीरो क्या बन गया है, इवन नंबर। तो जो इवन है वो ओड नहीं है, यानी जीरो जो है ओड नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीरो इज इवन एज वेल एज ओड, जबकि जीरो क्या होता है, हमेशा इवन नंबर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बारी आती है कि हमने बहुत बार सुना है कि 2 इवन की प्रोडक्ट करो इवन होती है, इवन की ओड के साथ करो इवन होती है, और ओड की ओड के साथ करेंगे तो ओड होगी। अब हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ओड है, ओड की फॉर्म क्या बनती है, 2k प्लस में 1 बनती है, जहां पर k क्या होता है, इंटीजर होती है। कैसे देखोगे, अब मान लो a b को डिवाइड कर रहे हैं, a b को, सपोज a b को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम सुनी होगी। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि 2 इंटीजर्स मिलेंगे q और r सच दैट b इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ q, प्लस में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, जहां q जो था वो क्वोशिएंट था और r जो है वो क्या कहलाता था, रिमाइंडर कहलाता था। r की मैक्सिमम वैल्यू b माइनस 1 हो सकती थी और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है। अब Z2 जो है, Z2 का मतलब क्या होता है, अगर ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे, दिस इज एडिशन मॉडुलो ग्रुप है ऑर्डर 2 का। इसमें क्या होता है, उन एलिमेंट्स की, मतलब उन एलिमेंट की कलेक्शन होता है। मतलब क्या है, मतलब कोई भी नंबर लो इंटीजर्स के केस में, उसको आप 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी कलेक्शन कौन हो जाएगा, Z2। अब किसी भी इंटीजर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 बनेगा या फिर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या है, a³ प्लस में r है। सही है। तो r के 2 चांस हो सकते हैं, या तो ये फॉर्म कैसी बनेगी, b इज इक्वल टू a³ बनेगी, अगर r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर फॉर्म कैसी बनेगी, b इज इक्वल टू a³ प्लस में 1 बचेगी, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब a क्या है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड आप किसके बारे में बात कर रहे हो, 2 के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 क्यों हो जाएगा, यानी a का काम कौन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 काम कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 प्लस में 1 हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि अगर आप एक इंटीजर को 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर लिख पाओ तो वो नंबर कैसा होता है, इवन हो जाएगा। तो यानी इस केस में b क्या हो गया, इवन हो गया, और इस केस में जो इवन नहीं है, इवन और ओड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, तो ये इवन नहीं है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना है, 1 है। अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कैसा नंबर हुआ, ओड हुआ। ठीक है। तो ओड की फॉर्म 2 प्लस 1 आ गई, और इवन की फॉर्म कितनी आ गई है, 2 आ गई है। सही है। अब पहली थ्योरम क्या कहती है कि फर्स्ट थ्योरम कहती है कि इवन इनटू में इवन, किसी इवन इंटीजर को आप इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी कैसा मिलेगा, एक इवन इंटीजर मिलेगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मान लो 2 इंटीजर ले लिए, a और b इंटीजर हैं, और कैसे इंटीजर हैं, दीज आर इवन इंटीजर। a और b दोनों ही क्या ले लिया हमने, इवन इंटीजर ले लिए। इवन की डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 से डिविजिबल होंगे, यानी 2 a को भी डिवाइड करेगा और 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर 2 a को डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर c1 मिलेगा सच दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ c1, और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर मिलेगा
सच दैट b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट कर दी यानी 2C1 इंटू में क्या हो गया 2C2 आ गया है, किसकी वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू AB, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ C1 C2 इंटू में क्या हो गया है 2 हो गया है। अगेन 2 इंटीजर है, C1 भी इंटीजर है, C2 भी इंटीजर है, और इन सब की प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होती है। आप देखोगे दिस इज क्लोज्ड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ ग्रुप थ्योरी आप पढ़ोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक इंटीजर ऐसा मिल रहा है सच दैट 2 टाइम्स ऑफ दैट इंटीजर दिस इज इक्वल टू AB, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती थी अगर AB 2 से डिविजिबल है तो आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए सच दैट 2 टाइम्स ऑफ दैट इंटीजर AB के बराबर आ जाए, यानी हमें वो मिल गया तो इसका मतलब 2 AB को डिवाइड कर रहा है और AB को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन, दैट इज AB इज इवन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इवन इंटू में ओड इज इक्वल टू इवन। इवन को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको इवन। ठीक है, कैसे, अगेन A और A तो मान लिया इंटीजर है कैसा इवन, और B मान लिया कैसा इंटीजर है ओड। अब इवन है तो ये किस तरीके से दिखेगा 2K1 टाइप का, जहां K1 क्या होगा एक इंटीजर होगा, सही है, और B ओड है तो किस फॉर्म का होगा 2K2 प्लस 1 टाइप का होगा, जहां K2 क्या है एक इंटीजर है, सही है। अब कहते हैं कि दोनों की प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K1 इंटू 2K2 प्लस 1, सही है। इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ K1 2K2 प्लस 1। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एक इंटीजर लिखी जा रही है, और जो 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर लिखी जाए इसका मतलब वो नंबर कैसा हो गया इवन हो गया, यानी AB इज इवन, यानी इवन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इवन मिलेगा। नेक्स्ट इज ओड को आप ओड से मल्टीप्लाई करो, ओड को ओड से, तो क्या मिलेगा आपको ओड ही मिलेगा। मान लिया इस बार जो A और B जो इंटीजर्स हैं वो दोनों ही क्या हैं ओड हैं, तो A की भी फॉर्म किस तरीके से होगी 2K1 प्लस 1 होगी, और B की फॉर्म भी किस तरीके से होगी 2K2 प्लस में 1 हो गई। ठीक है, जहां K1 किसका काम करेगा, K1 इज एन इंटीजर और K2 भी क्या है एक इंटीजर है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा K1 इज एन इंटीजर और K2 भी क्या है एक इंटीजर। अब आपको इसकी क्या करनी है प्रोडक्ट लेनी है, इसकी प्रोडक्ट करोगे दिस इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ K1 K2 प्लस कितना हो जाएगा 2K1 प्लस कितना हो जाएगा 2K2 और प्लस हो गया है 1। फर्स्ट 3 टर्म्स में से 2 कॉमन आ गया तो दिस इज 2 टाइम ऑफ 2K1 K2 प्लस K1 प्लस K2 प्लस कितना आ गया है 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 1 ऐड हो रहा है, 0 ऐड नहीं हो रहा है, और इसमें 1 ऐड हो रहा है दैट इज हमारे पास इन केस ऑफ मोड 2 वो क्या बनता है ओड, यानी AB इज ओड। ठीक है, अब नेक्स्ट है अब ओड की फॉर्म 2K प्लस 1 होती है, ओड की फॉर्म 2K माइनस 1 भी हो सकती है, क्यों, रिमाइंडर तो अभी हमने कहा था कि ओनली 0 और 1 पॉसिबल है, और यहाँ ऐड क्या हो रहा है मतलब रिमाइंडर ऐड होता है, तो इसका मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना है -1 है, जबकि रिमाइंडर जो है वो नॉन नेगेटिव लेते हैं हम, तो इसका मतलब -1 या तो 0 का काम करना चाहिए या फिर किसका काम करना चाहिए 1 का, किसके अंदर Z2 के अंदर। ठीक है, आप वैसे देखोगे -1 0 के बराबर नहीं होता है इन केस ऑफ इंटीजर, ना ही -1 1 के बराबर होता है इन केस ऑफ इंटीजर, लेकिन Z2 में जब आप देखोगे -1 जो है 1 के बराबर होगा इन केस ऑफ Z2। ये कॉन्ग्रुएंस में आप पढ़ोगे और ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा कॉन्ग्रुएंस, जो कि इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा। अब आप जस्ट एक बार के लिए याद कर सकते हो -1 है और काम किस में कर रहे हैं 2 में काम कर रहे हैं, एक बार नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो यानी 1 बचेगा और काम कर रहे हो 2 में। अब 1 को कहां तक पहुंचना है 2 तक पहुंचना है, तो कितनी की कमी है 1 की कमी है,
साइन आपको चेंज करनी है, -1 को मतलब साइन इग्नोर करके चले तो 2 तक पहुंचने के लिए 1 की कमी है, तो ये -1 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, +1 के। ठीक है, अब जैसे कि हम और एग्जांपल से समझते हैं, मतलब क्या हुआ कहने का, जैसे कि Z3 निकालें, Z3 का मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर को इंटीजर्स के केस में 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो रिमाइंडर एक तो हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, और नेक्स्ट हो सकता है 2 हो सकता है। अब हमने देखा था b = a³ प्लस में r है, किस केस में, डिवीजन एल्गोरिथम से। सही है, a की जगह का a का काम कौन कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो यानी b = कितना हो गया, 3³ प्लस में r। तो कितनी फॉर्म बन सकती है, जैसे मोड 2 में या तो फॉर्म बन सकती थी 2k या फिर फॉर्म बन सकती थी 2k+1, यानी वहां पर 2 फॉर्म बन सकती थी, लेकिन यहाँ वो डिपेंड कर रहा था रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर यहाँ 3 हो सकते हैं, इसका मतलब मोड 3 के अंदर कितनी फॉर्म बनेगी, 3 फॉर्म बनेगी। एक तो क्या बन सकती है 3q, और एक क्या बन सकती है 3q+1, और एक क्या बनेगी 3q प्लस में 2 फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हमने कहा था कि सपोज आप कह रहे हो कि -2 है, वो 3 के अंदर, मोड 3 के अंदर किसके बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम ये लें, सपोज 3r माइनस में 2, 3q माइनस में 2 ले लें, तो 3q - 2 को या तो 3q के बराबर होना चाहिए, या 3q+1 के बराबर होना चाहिए, या 3q+2 के बराबर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि -2 मोड 3 में किसके बराबर है। अगेन आप क्या करोगे, क्या कहा है कि आपको नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना एक बार के लिए, तो ये 2 हो गया, और पहुंचना कहां तक है, 3 तक, तो 2 को 3 तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी -2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, किसके अंदर, मोड 3 में, यानी Z3 में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे, इक्वल की बजाय हम आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करें -1 किसके बराबर होगा, मोड 3 में, तो -1 के लिए एक बार के लिए साइन इग्नोर, पहुंचना 3 तक है, तो रिक्वायरमेंट कितने की होगी, 2 की, यानी -1 किसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। ठीक है, ये मोड 3 में, आगे हम पढ़ेंगे, नोटेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं, सपोज 4 है, उसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, किसमें, 7 में, मतलब Z7 की हम बात कर रहे हैं। आप मोड 7 में 4 देखना चाहते हो कि किसके इक्विवेलेंट है, तो 4 को 7 तक पहुंचना है, कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको साइन क्या कर देने, चेंज, यानी 4 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा इन केस ऑफ मोड 7। ठीक है, अब पूछा जाए -5 किसके बराबर होगा, साइन इग्नोर करना है, यानी 5 बन गया, 7 तक पहुंचना है, रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की, साइन चेंज करना है, तो यानी -5 हो गया है 2 के बराबर। ठीक है, तो इसी वजह से मोड 7 में, जैसे मोड 3 में कितनी फॉर्म बनी है, 3 फॉर्म क्यों बनी, क्योंकि 3 रिमाइंडर पॉसिबल थे, तो Z7 में आपके 7 रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 से लेकर के कितना हो सकता है, 6 तक, तो फॉर्म कितनी हो सकती है इसकी, 7 फॉर्म पॉसिबल है, यानी अगर Zn है तो कितनी फॉर्म पॉसिबल है, n फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, प्लस वाले को माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो माइनस वाला है किसी ना किसी के इक्विवेलेंट जरूर होगा। जैसे कि ओड के बारे में बात कर रहे थे, तो ओड जो था 2k+1 भी हो गया, 2k-1 भी हो गया, तो क्या ये 2k-3 भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये -3 है, काम कर रहे हैं 2 में। अब जो 2 से मतलब -3 है, एक बार साइन इग्नोर कर दो, 3 हो गया, और ये हो गया 2। अगर ये नंबर मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इससे बड़ी आ गई, यानी जैसे -3 है, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे, एक बार साइन इग्नोर कर दो, यानी 3 हो गया है, और ये कितना हो गया, 2 हो गया है। अब आप इस नंबर को 3 को 2 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर चेक कर लो कि कितना है, तो जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ कितना था, -3 था, यानी -3 इक्विवेलेंट हो गया -1 के, और -1 हमने देखा था कि किसके इक्विवेलेंट है, 1 के, किस केस में, मोड 2 में। जैसे कि हम बात करें 2k-5 ले लिया,
2k -5, तो ये -5 हो गया। काम कर रहे हैं मोड 2 में। सबसे पहले तो नंबर बड़ा है तो आप क्या करोगे, एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे और 2 के साथ उसका रिमाइंडर चेक कर लोगे। रिमाइंडर कितना हो गया है, 1 हो गया है, यानी -5 किसका काम कर रहा है, -1 का काम कर रहा है, और -1 किसके बराबर है, 1 के। तो आगे हम देखें -6 किसके बराबर होगा मोड 2 में, -6 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, साइन एक बार आपको इग्नोर करके चलना है। तो जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी -6 जो है मोड 2 में किसका काम कर रहा है, 0 का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें -9 आपको देखना है मोड ऑफ 7 में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -9 यानी 9, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, उसको आपको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, यानी 2 बच गया। और विद क्या आया था, नेगेटिव आया था, यानी -2 था 7, और -2 किसका काम करता है, 5 का काम करता है, किसके अंदर, मोड 7 में। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इसी वजह से हमने कहा तो जो इवन है उसकी काफी सारी ओड है जो उसकी काफी सारी पॉसिबिलिटी है। 2k -1 भी हो सकता है, 2k +1 भी लिख सकते हैं उसको, 2k +3 भी लिख सकते हो, 2k -3 भी लिख सकते हो, मतलब आप बहुत सारी फॉर्म बना सकते हो ओड की। ठीक है, आप सिंपल भी देख सकते हो, जैसे 2k +1 दिया हुआ है, 2k -1 बनाना है तो -1 यानी +1 को आप लिख सकते हो 2 माइनस में 1 लिख सकते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ k +1 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। आपको बस क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। यहाँ इंटीजर का काम कौन कर रहा था, k कर रहा था, तो 2k -1 में इंटीजर का काम कौन करेगा, k +1 का काम करेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा है मेनली डिविजिबिलिटी क्या होती है, देन प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, इवन और ऑड नंबर जो कि ऑब्वियस हैं, और इवन ऑड की प्रोडक्ट्स के रूल जो थे वो हमने किए हैं, और थोड़ा बहुत हमने कुछ मोड एन के बारे में, एडिशन मॉडुलो ग्रुप के बारे में देखा है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट कल हम करेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।